हम बात कर रहे थे टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिज्म की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की। तो जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए एक कंपल्शन था कि कश्मीर में उसको मजबूती से स्थापित करना, ताकि टेररिज्म को लंबे समय तक चलाया जा सके। और फिर 1990 के बाद तो वहां पर जब टेररिज्म की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ने वहां पर एक JKLF नाम का टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था, जो कि थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट तो वो भी था, लेकिन जमात इस्लामी के इतना कंट्रोल में नहीं था, पाकिस्तान के इतना कंट्रोल में नहीं था। उसको डिस्ट्रॉय किया और एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जो प्योरली रिलीजियस था, हिजबुल मुजाहिदीन। प्योरली जमात इस्लामी का एक गुलाम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करता था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ना, आइडियोलॉजी कितना मैटर करती है। हमने देखा कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, वो तो बाद में आता है, उससे पहले एक जो कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्या रोल रहा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जमाते इस्लामी वहां पर कुछ टाइम के लिए उस पर बैन वगैरह जरूर लगे थे, स्टेट ने एक्शन लिया था, बट बाकी प्योरली एक लीगल एंटिटी की तरह काम करती रही वहां पर, जो सोसाइटी के अंदर अपने इज्तिमा करती थी, डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करती थी, स्कूल चलाती थी, अपने जो यतीम खाने चलाती थी। लोगों को, समाज को, सरकार को लगता था कि ये लोग समाज सेवा का, भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग काम कुछ और ही कर रहे थे। अब आप आगे देखें, 90 के बाद जमात इस्लामी का रोल और बढ़ता गया, वो टेरर फंडिंग में शामिल हो गए। उन्होंने जितने भी जो सेक्युलर स्कूल है, भारत सरकार के जो स्थापित किए हुए सरकारी स्कूल थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उनके अंदर सेक्युलर पढ़ाई करवाई जाती थी। उनके अंदर जो है आपका ये जो एक जैसे कहते हैं ना, मॉरल साइंस हो गया, रिलीजियस एजुकेशन पर इतना जोर नहीं था। लेकिन इन्होंने उन सारे स्कूलों को जलवा दिया हिजबुल मुजाहिदीन के थ्रू, और अपने स्कूल एस्टेब्लिश कर दिए। अब जमात इस्लामी के पास फंडिंग बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी, उनके अपने सोर्सेस थे, लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे, वेस्ट एशिया से काफी पैसा आता था उनके पास में। तो उनके आधार पर उन्होंने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल बनाए, शिक्षकों को तनख्वाहें अच्छी दी, और उसके आधार पर जो लोगों का बचपन से ही दिमाग पॉइजन करना शुरू कर दिया, इस्लामिक कट्टरवाद। अब ये बच्चे जब बड़े हुए, तो ये बच्चे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने लगे, सिविल सर्विसेज में, आपका एकेडमिक्स में जाने लगे, शिक्षक बनने लगे। ये बच्चे जो है आपका उसमें प्रोफेसर बनने लगे, पुलिस अफसर बनने लगे। हर मतलब कहते हैं ना, सोसाइटी के, सरकार के हर इदारे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर ये धीरे धीरे फैलते गए। अब जमात इस्लामी चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, तो राजनीतिक पार्टीज को भी उसकी जरूरत पड़ने लगी। अब वो जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी होती थी। महबूबा मुफ्ती की पार्टी तो खैर एक तरह से देखा जाए, PDP तो जमात इस्लामी का ही एक पॉलिटिकल फ्रंट था, उन्हीं के वोट बैंक के ऊपर आती थी। तो ऐसी पार्टीज जब इनके वोट बैंक के ऊपर जो सरकार में आती थी, वो किसका काम करेंगी आप सोच लीजिए। और उधर से जमात इस्लामी जो है टेररिस्ट को अपना बड़ा फ्लड मजबूत किए जा रही थी। ये जब हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अभी कश्मीर के अंदर और कट्टरवादी विचारधारा को मजबूत करने की जरूरत है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि भाई कुछ लोगों को आप वहाबी विचारधारा की तरफ ले जाओ। तो उन्होंने वहाबी, जो जिसको हम अहले हदीस कहते हैं, वहाबी विचारधारा जो कि वेस्ट एशिया से आती है, सऊदी अरब में उसका जनक है, तो उसको और उसको कश्मीर में मजबूत करना शुरू किया। और वो अफगानिस्तान में तो पहले से ही थी, वहां पर जो है ना, जो तालिबान वालिबान जो थे, ये तालिबान वैसे देवबंदी आइडियोलॉजी को मानता है, जो कि काफी करीब है, इसके कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, बट है इसी की, कैसे आप कह सकते हैं कि एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, उस तरह का डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सब चलता गया, तो उस विचारधारा के जो लोग थे कश्मीर के अंदर, जो कि वहाबी आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, उनको टेररिज्म की तरफ लुभाने के लिए एक नए संगठन को कश्मीर में उतारा, वो था लश्कर ए तैयबा। लश्कर तैयबा वहाबी आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, जो कि एक तरह से मान के चलें कि तालिबान के भी काफी क्लोज है, अल कायदा के भी काफी क्लोज है। अब तीसरे लेवल के ऊपर, उन्हीं दिनों जब ये 90 का जो दशक चल रहा था, 80s के टुवर्ड्स द एंड, 80s मतलब वैसे तो प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान में 80s में चल रहा था, तो पाकिस्तान ने जो है CIA का पैसा उनको आता गया, तो काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप्स वहां खड़े किए। मोस्टली ये जो हरकत, जो पूरा जो नेटवर्क जो था, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, और आपका जो ना हरकतुल मुजाहिदीन, ये सब देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप से, तालिबान वालिबान, ये पूरा एक नेटवर्क था, ये पाकिस्तान ने खड़ा किया। उनके जो हमीद गुल, जो उनके ISI के जो चीफ थे उस वक्त, और जो काउंटर जो है ना, इस तरह का एक कोवर्ट गुरिल्ला वॉरफेयर को जमाने के अंदर बड़े एक्सपर्ट थे, कर्नल इकबाल और कई सारे लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये लोग पूरा नेटवर्क खड़ा किया बेसिकली सोवियट्स के अगेंस्ट। और जब सोवियट्स चले गए वहां से, तो उसके बाद इसी नेटवर्क को उन्होंने कश्मीर के अंदर भी यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो जानते थे कि सोवियट्स चले गए, अमेरिकन भी चले जाएंगे, और उनको लगा था कि अब तो इंडिया को अगर वीक करना है,
तो हम क्या करें, इंडिया की फौज के एक बड़े तबके को आप कश्मीर में उलझा दो, उसके लिए जरूरी है कश्मीर के अंदर एक टेररिस्ट मूवमेंट खड़ा करना। और जब उसके लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को वहां पर लेके आए जमात इस्लामी के नाम के ऊपर, और धीरे धीरे उनको लगा कि इसको लंबा चलाना तो और भी हमें कट्टर विचारधारा कश्मीर में लानी पड़ेगी। तो वो लश्कर तैयबा लेकर के आए जो कि अहले हदीस वहाबी विचारधारा की थी। साथ ही साथ फिर वो देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप्स को भी कश्मीर में लेकर के आने लगे, जैसे कि ये हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, ये भी कश्मीर में एक्टिव होने लगे। हम देखते हैं मसूद अजहर जो है उसकी पहली विजिट कश्मीर के अंदर 1993 में हुई थी। उस वक्त उसके साथ में सज्जाद अफगानी कमांडर हुआ करता था हरकतुल मुजाहिदीन और इन सब ग्रुप्स का वहां पर से। और फाइनली जो है हमने देखा कि बाद में आकर के जब इसको अरेस्ट किया गया 93 के अंदर, मसूद अजहर को और साथ में सज्जाद अफगानी, इन लोगों को इनको जेल में रखा। और 98 99 के अंदर तो IC 814 को हाईजैक किया पाकिस्तान ने, इनके हरकतुल मुजाहिदीन और इनके टेररिस्ट कमांडर्स ने इधर से। और बाद में यही सारे ग्रुप्स कन्वर्ट होकर के जैश ए मोहम्मद बन गए, देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप्स। तो देवबंदी ग्रुप आ गया, देवबंदी विचारधारा के लोगों को लाने के लिए। अहले हदीस और वहाबी विचारधारा वालों के लिए लश्कर तैयबा आ गया, और जो है आपका जो मौदूदी थॉट है उसके लोगों को लाने के लिए जो बरेलवी तबके के लोग थे या फिर जो दूसरे लोग थे उनको लाने के लिए जमात इस्लामी आ गया। इस तरीके से हमने देखा धीरे धीरे ये सारे ग्रुप्स जो है कश्मीर की सोसाइटी के अंदर और उनके सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में, मतलब हर जगह अपनी एक स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन बनाते गए। और फिर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया कि धीरे धीरे लोकल लड़के टेररिज्म में जो टेररिस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने लगे, वॉलंटियर करने लगे से। तो अब जो पाकिस्तान से तो फॉरेन टेररिस्ट तो भेज ही रहा था पाकिस्तान, जो ना अभी भी भेज रहा है, लेकिन हमने जो फेंसिंग की उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान को एक बेसिक सहूलियत ये थी कि सोसाइटी ही इतनी कट्टरवादी हो चुकी थी कि वहां सोसाइटी से ही लोग निकल निकल के टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करने लगे। तो दरअसल मैं जो इसमें बात यहां पर कहना ही चाहता हूं कि हम जब टेररिज्म पर बात करते हैं तो हमें सबसे पहली बात करनी चाहिए रेडिकलाइजेशन के ऊपर। जो कट्टरवादी ऐसी विचारधारा क्या है जो व्यक्ति को इसकी तरफ लेकर के जाती है। और विचारधारा आज से नहीं है, विचारधारा सदियों से है। आप देखेंगे तो भारत में सबसे पहला जो सुसाइड अटैक हुआ था वो शायद 16th या 17th सेंचुरी के अंदर हुआ था। सुसाइड टेररिज्म हम जिसको कहते हैं, फिदाइन अटैक। वो पोर्चुगीज का कोई एक फोर्ट था आपका साउथ कोंकण फोर्ट के अंदर, कोंकण कोस्ट के ऊपर ही। वहां पर कुछ जिहादीज जो थे, इस तरह से जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग थे, उन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से इंस्पायर होकर के जो सुबह चर्च में लोग पूजा कर रहे थे उनकी जाकर के हत्याएं करनी शुरू कर दी। तो ये तब भी ये घटना हुई थी। भारत के अंदर जो बहुत लंबा जो एक इतिहास है इस्लामिक कट्टरवाद का, हमें उस पर भी गौर करना चाहिए जब हम टेररिज्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे मंदिर तोड़े गए, सोमनाथ पर जब अटैक हुआ तो इतने वहां पर 50,000 लोगों को वहां पर कत्ल किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में लाखों लोगों को मारा गया, कन्वर्ट किया गया, मंदिर तोड़ गए। अलाउद्दीन खिलजी का आप टेन्योर देख लें। इस तरह से मुगल डायनेस्टी के अंदर भी शेख अहमद सरहिंदी नाम का एक आइडियोलॉग था जो सीधी की सीधी इस्लामिक कट्टरवाद की बात करता था कि हिंदुओं को आप दोयम दर्जे का बनाइए, उनका कत्ल कीजिए, उनको कन्वर्ट कीजिए, मंदिर तोड़िए। ये सब क्या है? ये टेररिज्म ही तो है। आगे जो है शाह वलीउल्लाह जब आए 17th सेंचुरी के अंदर से 18th सेंचुरी में, वो भी यही बातें करते थे कि आप जो है इसको, हिंदुओं को आप सेकंड सिटीजन बनाइए। इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली को भारत में बुलाया कि आप मराठों को हराइए, मराठों को नहीं हराया तो यहाँ पर इस्लामिक रूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, वो भी सेपरेटिज्म की बात करते थे। और वहाबीज की हम बात करें तो शाह सैयद शाह बरेलवी जो थे, इस तरह से जो 2024 के अंदर जो है यूपी से निकल करके वहां पर सिख एरियाज में अफगानिस्तान में गए थे, पेशावर में, और वहां पर सिख आर्मीज के अगेंस्ट उन्होंने जिहाद किया था। उन्होंने पटना में पहली कैलिफेट बनाई थी जिसके 4 ऑफिस, मतलब 4 जोन्स में, उनको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जोन्स में डिवाइड करके ऑफिस बनाए थे वहां पर। और उन्होंने वो हिजरत की थी पटना से आपका उधर ये बालाकोट में जाकर के। पहले तो वो मक्का मदीना जाकर के आए, वहां से वो आइडियोलॉजी लेकर के आए वहाबिज्म की। और यहाँ पर आने के बाद जब यूपी से निकले तो टोंक वोंक वहां की जो नवाबी रियासतों से उनको मदद मिली और वहां पहुंचे बालाकोट। और बालाकोट में उन्होंने पहली जिहाद की, सिख आर्मी जो थी और सिख जनरल से बुद्ध सिंह वगैरह उनके अगेंस्ट। हालांकि उसके अंदर वो हारे, उसमें हार गए, मारे गए। लेकिन बालाकोट का ये सिग्निफिकेंस है, आज बालाकोट सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं साउथ एशिया में उनके लिए एक तीर्थ स्थल बना हुआ है, मक्का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बालाकोट से ही असल जिहाद की शुरुआत हुई थी साउथ एशिया के अंदर। तो हमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखना होगा। देखिए भारत में
जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब जो है भारत का विभाजन हुआ, और भारत के विभाजन जो है धर्म के आधार पर हुआ था। भारत की मुस्लिम लीग ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान मांगा था। कलकत्ता के अंदर जो नोआखली किलिंग्स हुई, जो वेस्ट बंगाल का डिवीजन हुआ, वो इस्लाम के आधार पर हुआ था। और वहां पर बड़े ब्रूटल, बड़े कहते हैं ना क्रूर से क्रूरतम कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें हजारों लाखों कहते हैं ना मासूम लड़कियों के रेप किए गए, कत्ल किए गए वहां पर से। और ये शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत की थी मुस्लिम लीग ने। जिन्ना जो कि बहुत ही कट्टरवादी विचारधारा से इंस्पायर्ड था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी डायरेक्ट एक्शन डे से। और उनका डिमांड था कि धर्म के आधार पर विभाजन किया जाए। जब एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी 1946 के अंदर, उसके अंदर भी मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था कांग्रेस के साथ में। और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह एहसास हुआ कि इनके साथ हम काम नहीं कर सकते। तो ये थ्रेट को टेररिज्म का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का आज का थ्रेट नहीं है। ये तो हमारी, आप कह सकते हैं, एक नासमझी कह दें, या फिर हमारा एक, हमारे जो थिंकर्स हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका भोलापन भी कह दें, और कुछ हद तक मूर्खता भी कह दें, मैं ये भी कहूंगा। और जो पहले जो सरकारें रही, वो एक अलग ही डिल्यूजनल स्टेट में थी कि साहब जो है यहाँ पर सब सेक्युलर है, यहाँ पर जो है इस तरह की कोई कट्टरवाद की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन चीजों को अवॉइड करते रहे। पिछली जो सरकारें जो थी, कांग्रेस की सरकारें, और उनके अंदर तो आप रेडिकलाइजेशन पर बात ही नहीं कर सकते थे। अब अभी आप देखें, वक्फ बोर्ड जो है, वो धीरे धीरे सारी जो है जमीनें अग्रही इनको अधिकृत करता गया धीरे धीरे से भारत के अंदर। और कन्वर्जन जो है केरला के अंदर आप देख लें, ओवर द इयर्स किस तरह से कन्वर्जन हुआ है। पीएफआई कोई हम अभी नाम सुनते हैं, लेकिन पीएफआई आज से ऑपरेशनल थोड़ी ना, पीएफआई तो 1950 से इसके जो तथाकथित जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑपरेशनल है। वहां पर पूरा का पूरा इन्होंने सामाजिक ताना बाना बदल दिया। वहां पर जो है लोगों को कन्वर्ट करना, अभी आप जाके मल्लपुरम में जाएं, वहां पर जब रमजान होता है, उसमें कोई हिंदू भी अपनी दुकान नहीं खोल सकता। तो ये क्या है? ये एक दिन में नहीं हुआ, ये सब घटनाएं ओवर द इयर्स हुई हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहूंगा कि स्टेट एजेंसीज जो थी, जो सरकारें रही हैं उस जमाने के अंदर, स्टेट्स के अंदर भी, सेंटर के अंदर भी, वो इनके अंदर हैंड्स इन ग्लव थी। उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन चीजों को हवा दी। अजमेर दरगाह राजस्थान में 1990 के अंदर एक जघन्यतम रेप कांड हुआ था वहां पर, जिसके अंदर अजमेर दरगाह के जो वहां पर जो उनको कुछ मुइज्जिन कुछ बोलते हैं, खादिम खादिम, उनके रिलेटिव्स जो थे इन्वॉल्व थे, और 500 से ऊपर हिंदू लड़कियों के बलात्कार हुए, उनको ब्लैकमेल किया गया। लेकिन वहां पर उस वक्त जो तथाकथित सरकारें जो थी, जो वहां पर जिला कलेक्टर थे उस वक्त, वो सब उसी तरह की एक खास किस्म की लेफ्टिस्ट लिबरल विचारधारा से प्रेरित लोग थे, जो ये मान के चलते थे कि जो है कि इस्लामिक अपीजमेंट करना है, हमें इस कट्टरवाद को अपीजमेंट करना है। इसके कारण उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। अभी आप देखें, पिछले एक साल के अंदर भी राजस्थान में इतने दंगे हुए हैं, वहां पर कट्टरवाद जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज में फैला है से नो, और वो जो उसको वहां की सरकारों ने, वहां के तमाम प्रशासनिक इदारों ने, वहां की पुलिस ने, वहां की एजेंसीज ने इसको नेग्लेक्ट किया।